हेलो, हम सेल डिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। आज हम माइटोसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइटोसिस प्रोसेस चलने के पहले एक स्टेप का चलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक फेज का चलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। उस फेज को हम इंटरफेस कहते हैं। विदाउट इंटरफेस माइटोसिस प्रोसेस चलना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम इंटरफेस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके, इंटरफेस चलना क्यों आवश्यक है? इंटरफेस चलना इसीलिए आवश्यक है, यदि इंटरफेस नहीं चलेगा तो अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, या तो फिर हम बोल सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, या प्रॉपर वे से जब टू न्यू डॉटर सेल्स बनने वाली है तो वहां अनडिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका? साइटोप्लाज्म का, उसके साथ साथ क्रोमोसोम का। इसीलिए इंटरफेस चलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इंटरफेस में एक्चुअली होता क्या है? इंटरफेस में सेल की ग्रोथ होती है। ओके, तो चलो हम पढ़ने वाले इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस में 3 स्टेप चलती है, G1, S एंड G2। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे G1 फेज। G1 फेज मींस इसे हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। एक्चुअली इस फेज में होता क्या है? सेल्स के कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं वो डुप्लीकेट करना स्टार्ट करते। ओके, कौन से फेज में? G1 फेज में। और भी अदर ऑर्गेनल्स होते हैं सेल्स में, तो उनका डेवलपमेंट होता है G1 फेज में, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं सेल ग्रोथ प्रॉपरली होती है G1 एंड G2 फेज में। यहां से इंपॉर्टेंट फेज है एस फेज। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होना क्यों आवश्यक है? डीएनए रेप्लिकेशन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो इसीलिए आवश्यक है क्योंकि सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं। वन सेल से 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम आते हैं, और सेकंड सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम आते हैं। ओके, यदि पेरेंट सेल में ही 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? यहाँ यदि पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर में 23 क्रोमोसोम होंगे, एंड पेरेंट्स में भी एंड अदर डॉटर सेल्स में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम का होगा। इसीलिए इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है? 1 क्रोमोसोम से या तो फिर हम बोल सकते हैं 1 डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। कितने डीएनए है? ह्यूमन बीइंग के सेल्स में कितने डीएनए होते हैं? 46 डीएनए होते हैं, है ना। 46 का यदि डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो कितने क्रोमोसोम का कितने डीएनए का फॉर्मेशन होगा? 92 डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ओके, 92 डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ये स्पेस में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है एंड 92 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, या तो फिर हम डीएनए बोल सकते हैं। 92 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनेंगी तो यहाँ 46 क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एंड सेकंड सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस वे से क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए एस फेज का चलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ओके, एस फेज में क्या होता है? 40 सेल्स में 46 डीएनए है, 46 से 92 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता चुका हूं। 92 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अभी हमें पता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स 1 पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते, 1 पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते, बट एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होने के वजह से 1 पेयर्स में 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 1 पेयर में 4 डीएनए होते। 4 डीएनए क्यों होते हैं? 1 पेयर में 2 डीएनए थे, बट रेप्लिकेशन प्रोसेस होने की वजह से इस डीएनए ने फिर से 1 न्यू डीएनए का फॉर्मेशन किया, एंड सेकंड डीएनए ने फिर से 1 न्यू डीएनए का फॉर्मेशन किया। तो टोटल कितने डीएनए हो चुके हैं? 4 डीएनए हो चुके हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में जब 1 डीएनए से अनदर डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस कंडीशन में डीएनए सेपरेट नहीं होता, वो पेरेंट डीएनए से अटैच होता है। पेरेंट डीएनए से अटैच होता है, याद में आ रहा है? ओके, तो अब 1 पेयर में कितने डीएनए होंगे?
4 डीएनए होंगे। वन क्रोमोसोम में वन पेयर में कितने डीएनए होंगे? 4 डीएनए होंगे। इसीलिए इस कंडीशन को हम 4n से डिनोटेड करते हैं। ओके, यदि वन पेयर में 2 डीएनए है तो उस कंडीशन को हम ट्वाइस एन से डिनोटेड करते हैं या फिर 2n से डिनोटेड करते हैं। बट डीएनए इंटरफेस में रेप्लिकेशन होने के बाद में 1 डीएनए से वन पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 4 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 4 डीएनए होते हैं। इसीलिए इस कंडीशन को हम 4n से डिनोटेड करते हैं। तो 2n कंडीशन, 4n कंडीशन, उसके साथ साथ n कंडीशन, यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, हमें सेल डिवीजन क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि इसी टर्म्स में हम कंफ्यूज होते हैं कि n क्या है, 2n क्या है एंड 4n क्या है। तो 4n समझ में आ गया। 4n में क्या होता है? इंटरफेस में एस फेज चलती है, एस फेज में 1 डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, और 2 डीएनए बनने की वजह से, और 1 पेयर्स में कितने डीएनए हैं? 1 पेयर्स में पेरेंट डीएनए कितने होते हैं? 2 डीएनए होते हैं। फिर से 2 डीएनए बने हुए हैं तो कितने डीएनए होंगे? 4n डीएनए होंगे। ओके, तो इस स्पेस में अभी हमारा जो नंबर्स है डीएनए का वो क्या होगा? 4n डीएनए होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी है। सेकंड में आपको वन थिंग्स आपको बता देना चाहूंगा। इंटरफेस में जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। इंटरफेस में डीएनए होता है, उस कंडीशन में हम उसे क्रोमोसोम नहीं कहते, उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं या तो फिर डीएनए कहते हैं। इंटरफेस में यह टर्म्स आपको याद में रखना है, आपके बुक में नहीं दी गई है बट आपको याद में रखना है। इंटरफेस में क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए होता है। ओके, हम इंटरफेस में डीएनए को क्रोमोसोम नहीं बोल सकते। डीएनए को क्रोमोसोम क्यों नहीं बोल सकते? आगे हम पढ़ने वाले हैं, मैं या तो फिर आगे मैं बताऊंगा। इंटरफेस में हम डीएनए को क्रोमोसोम नहीं बोलते, आपको यह बात याद में रखना है। इंटरफेस में हम डीएनए को क्रोमैटिन कहते हैं, डीएनए को हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो यह सारी बातें, यह सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं आगे माइटोसिस के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, इंटरफेस चलने के बाद में इमीडिएटली सेल माइटोसिस प्रोसेस में इंटर करती है। यदि जर्म सेल है तो मियोसिस प्रोसेस में इंटर करेंगी सेल। यदि सोमैटिक सेल्स है या फिर स्टेम सेल्स है तो सेल कौन से प्रोसेस में इंटर करने वाली है? माइटोसिस प्रोसेस में इंटर करने वाली है। ओके, माइटोसिस प्रोसेस चलने के लिए 4 स्टेप का चलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। उस स्टेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, कौन कौन सी स्टेप चलती है? प्रोफेज, सेकंड जो स्टेप होती है मेटाफेज, तीसरी जो प्रोसेस होती है एनाफेज, एंड जो लास्ट जो प्रोसेस होती है जिसे हम टेलोफेज कहते हैं। ओके, तो यह 4 स्टेप चलती है माइटोसिस प्रोसेस में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसे याद में रखना है तो एक ट्रिक्स के साथ में याद में रखना, PMAT। ओके, इसे आप ऐसा याद में रख सकते हो, पीएम ने अति किया। इस ट्रिक के साथ में आप बहुत आसानी से इन्हें याद में रख सकते हो। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, पीएम ने अति किया। इस ट्रिक्स के साथ में यह फेस आप याद में रख सकते हो। ओके, हम प्रोफेज की ओर फेस पढ़ने के पहले और भी कुछ बातें आपके बुक में वो मैं डिस्कस करूंगा। माइटोसिस प्रोसेस होने के लिए 2 टर्म्स मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होना, माइटोसिस प्रोसेस चलने के लिए न्यूक्लियस का डिवीजन होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। न्यूक्लियस आपको पता है ना, सेल्स के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, तो माइटोसिस प्रोसेस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ओके, उसके साथ साथ माइटोसिस प्रोसेस में सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। उस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं।
सर व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? न्यूक्लियस का डिवीजन होना, वन न्यूक्लियस से दो डिवीजन बनना, उस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। वन साइटोप्लाज्म से दो साइटोप्लाज्म बनना, उस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ओके, साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो चलो हम अब माइटोसिस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोसिस में पहली स्टेप हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज के बारे में। तो हम जानेंगे प्रोफेज में कौन कौन सी प्रोसेस चलती है और प्रोफेज चलना क्यों आवश्यक है। यदि प्रोफेज नहीं चलेंगी तो सेल का डिवीजन होगा क्या? नहीं। तो अब हम एक्चुअल कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि कैसे सेल का डिवीजन होगा, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलो हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में आपके बुक में पहला पॉइंट है कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक अ क्रोमोसोम स्टार्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंटरफेस में जो क्रोमोसोम होता है क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड का मीनिंग क्या होता है? जिसे हम हिंदी में धागा बोलते हैं, है ना, उसे हम थ्रेड बोलते हैं। तो जो क्रोमोसोम, ओके, प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन मींस कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं एंड डीएनए होता है। डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है और दोनों एक दूसरे के साथ में रैप करते हैं। उस प्रोसेस को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये थ्रेड लाइक जो डीएनए होता है उसका कंडेंसेशन होता है एंड क्रोमोसोम लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो जो क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? प्रोफेज में होता है। ओके, और इंटरफेस में वो कौन से फॉर्म में रहता है? डीएनए के फॉर्म में रहता है। ओके, एंड प्रोफेज में क्रोमोसोम के फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ओके, बात समझ में आ चुकी है। सेकंड जो पॉइंट है, इसमें जो डीएनए है या फिर क्रोमैटिन है वो शॉर्ट होता है एंड थिक होता है। शॉर्ट है ना, छोटा, इस वजह से शॉर्ट होता है, उसके साथ साथ थिक होता है। यदि देखना डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन रैप होंगे, अट्रैक्शन की वजह से रैप होंगे, तो वो शॉर्ट होते जाएगा एंड इस वजह से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ओके, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। थर्ड पॉइंट है अपीयर्स पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। प्रोफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होता है। इंटरफेस में तो डीएनए है तो सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं। प्रोफेज चलने के बाद में ये जो डीएनए रैप होता है, थिक होता है, शॉर्ट होता है और इस वजह से सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होता है। ये जो दो क्रोमैटिड आपको दिखाई दे रहे हैं, हम इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। उस वजह से नीचे में आपको दो क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं, इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। इसे सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे, इन्हें भी हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। पिछला लेक्चर देखना मेरा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होता है कौन से फेज में? प्रोफेज में। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेंट्रियोल डुप्लीकेट मूव टू अपोजिट पोल्स। ओके, यहाँ सेंट्रियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने डायग्राम बना के दिया हूं, डायग्राम में कुछ आपको सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल का डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट है ना, एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बनना, उस प्रोसेस को हम सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहते हैं। तो यहाँ सेंट्रियोल का डुप्लीकेट हो चुका है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेट होने के बाद में वो अपोजिट पोल के डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट पोल के डायरेक्शन में मूव करते हैं। पोल हम किसे बोलेंगे? यह एंड ये है जगह, ये वाला रीजन है और ये वाला टॉप वाला रीजन है। ओके, इन्हें हम पोल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल के डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। वन सेंट्रियोल इस पोल की ओर मूव करेगा, सेकंड सेंट्रियोल इस पोल की ओर मूव करेगा। ओके, तो यहां भी आपको समझ में आ चुका है। लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, यह न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। डिसअपियर मींस उसका हम उसे हम क्या बोल सकते हैं? ये जो मेम्ब्रेन है डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होती है। और ये होना क्यों
ये मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि सेल का डिवीजन होना है। तो यहाँ हम प्रोपेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम मेटाफेज के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका कंप्लीटली डिसअपियर होता है मेटाफेज में। ओके, क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंसेशन अलोंग विद सिस्टर क्रोमैटिड, ये जो क्रोमोसोम है यह सिस्टर क्रोमैटिड के साथ में इनका कंप्लीटली कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है पिछले प्रोपेज में मैं डिस्कस करके बता चुका हूं। ओके, क्रोमोसोम अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, ये जो सेंटर वाला जो रीजन होता है इसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं या फिर सेंटर प्लेन कहते हैं। यहाँ क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है पैरेलल। ओके, जितने भी क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में अभी कितने क्रोमोसोम है 92 क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि डीएनए का क्या हुआ है, रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो यह सभी क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन्स में अरेंज होते हैं। स्पेशल फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स, कुछ स्पेशल फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो अराइज होते हैं सेंट्रियोल से। ओके, सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दो सेंट्रियोल से अराइज होते हैं एंड मूव करते हैं टुवर्ड द सेंट्रोमियर्स के डायरेक्शन में। ये जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के सेंटर में सेंट्रियोल्स होता है, उस सेंट्रियोल्स के डायरेक्शन में यह फ्लेक्सिबल प्रोटीन मूव करते हैं। ओके, और इन्हीं फ्लेक्सिबल प्रोटीन को हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमियर आफ्टर ईच क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ओके, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और यह जो फ्लेक्सिबल प्रोटीन है या स्पिंडल फाइबर है यह कहां मूव करते हैं, सेंट्रोमियर्स में मूव करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर है बिटवीन है, किसके बिटवीन है, सेंट्रोमियर आफ्टर ईच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सभी सेंट्रोमियर्स के बीच में स्पिंडल फाइबर है। बिटवीन द सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल के बीच में स्पिंडल फाइबर्स है। ओके, और यह स्पिंडल फाइबर का वर्क क्या है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे या फिर प्रैक्टिकल करते हुए मैं बताऊंगा। ये जैसे कोई भी एक वन थिंग्स है मैंने पकड़ा हुआ, वो यदि मैं इसे सपोर्ट नहीं दे रहा, छोड़ रहा, तो यह नीचे फॉल हो रहा है ना। यदि मुझे मिडल पोर्शन में इसे ऑक्युपाइज करना है या इसकी पोजीशन यहाँ मुझे फिक्स करना है, तो मैं क्या करूंगा, थ्रेड लूंगा, थ्रेड को अपोजिट पोल से थ्रेड को ऊपर से क्या कर दूंगा, बाइंड कर दूंगा। बाइंड करते हुए यहाँ सेंट्रोमियर समझिए, यहाँ से बाइंड करते हुए मैं नीचे की पोल की ओर उस जो थ्रेड है उसको लेके जाऊंगा और वहां बाइंड करूंगा। तो यह जो थिंग्स है यह अपनी जगह को ऑक्युपाइज कर पाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं यह मिडल पोर्शन में यह रह पाएगा। ओके, किसके वजह से, थ्रेड के वजह से, किसके वजह से, थ्रेड के वजह से। ओके, और वो थ्रेड कहां से आया है, वो थ्रेड आया है सेंट्रियोल से, समझिए। ठीक है, थ्रेड कहां से आया है, सेंट्रियोल से आया है, समझ में आ रहा है ना। बस उसी वे से यदि क्रोमोसोम को मिडल पोर्शन में रहना है, सेल्स के मिडल पोर्शन में रहना है, यदि कोई सपोर्ट नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये जो सारे जो क्रोमोसोम्स है एक पोल के डायरेक्शन में आके क्या हो सकते, फॉल हो सकते। मिडल में रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। तो मिडल में रहने के लिए सेंट्रियोल जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते, मैं पिछले क्लास में बताया था, एंड किसका फॉर्मेशन करते, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते। वो स्पिंडल फाइबर यहां से निकल के वो सेंट्रोमियर्स से जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है उससे अटैच होते हैं, और उससे अटैच होने के वजह से ये जो सारे के सारे क्रोमोसोम है मिडल पोर्शन में आके क्या हो जाते हैं, अपनी जगह को ऑक्युपाइज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मिडल पोर्शन में रह सकते हैं। यदि स्पिंडल फाइबर नहीं होता तो वो एक ही पोल में आके क्या हो जाते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि यह क्रोमोसोम सेंटर में आए क्यों है, क्रोमोसोम सेंटर में क्यों इनका अरेंजमेंट हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए इसका अरेंजमेंट हुआ है क्योंकि जब आगे में एनाफेज चलने वाली है, मेटाफेज चलने वाली है, या तो फिर हम बोल सकते हैं जब सेल का डिवीजन होगा, तो कुछ क्रोमोसोम्स वन पोल्स के, कुछ क्रोमोसोम्स इस पोल की ओर मूवमेंट करेंगे और कुछ क्रोमोसोम्स इस पोल की ओर मूवमेंट करेंगे, और आगे में
फिर उस क्रोमोसोम के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ जो क्रोमोसोम आएंगे वहां भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने वाला है। और इस वजह से फिर आगे में कुछ स्टेप चलने वाली है और सेल का डिवीजन होने वाला है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए यह क्रोमोसोम सेंटर में आना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और इस कंडीशन में जो क्रोमोसोम का नंबर है, वन पेयर में कितने क्रोमोसोम है, वन पेयर में कितने क्रोमोसोम है, वन पेयर में, ये जो वन पेयर है ना, वन पेयर में कितने क्रोमोसोम है, 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये मैंने पिछले इसमें भी डिस्कस करके दिया था, वन पेयर में 4n है। ओके, इसीलिए आपके बुक में भी दिया गया है, प्रोफेस एंड मेटाफेस को 4n कंडीशन से डिनोटेट किया गया है आपके बुक में भी। ठीक है, तो चलो आपको ये टॉपिक मेटाफेस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।